यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप कड़ी मेहनत करें और आगे चले जाएं, उनसे और आगे बढ़ जाएं, या फिर जो आपसे आगे बढ़ रहे हैं ना उनको पीछे धकेल दो। कुछ ऐसा ही यहाँ पर मिडिल ईस्ट में देखने को मिलता है। मिडिल ईस्ट बोले तो यहाँ पर मध्य एशिया, जहाँ पर सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, जहाँ पर इतने सारे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, इतना सारा तेल पाया जाता है, उसके बाद भी यहाँ के देश की जो इकोनॉमी है वो आज भी अमंग दी पुअरेस्ट कंट्रीज़ में से आती है। अगर एक दो को छोड़ दें, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया। बात करेंगे यही जानने की आज हम इस टॉपिक पर यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी कुछ हेडलाइंस यहाँ पर आई हैं जिसमें सीधा सीधा ये लिखा गया है कि ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है अमेरिका और इंग्लैंड के जो उनकी रिक्वेस्ट थी, किस लिए कि वो अपना जो हाउथी जो मिलिटेंसी ग्रुप है, जो वहाँ पर आतंकवादियों का ग्रुप है यमन में, जो रेड सी सुएज कैनाल से आते हुए जहाज़ों पे जो हमले कर रहे हैं, आपने सुना होगा, जिसमें हमारी इंडियन नेवी भी वहाँ पर गई है, उनको सपोर्ट करना बंद कर दे। वो जो आतंकवादी हैं वहाँ पर यमन में, जिनको हम हाउथीज़ कहते हैं, उनको वहाँ पर सपोर्ट करना बंद कर दे। तो ये साफ साफ ईरान ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया इसके लिए। दूसरा, मिडल ईस्ट क्राइसिस की भी अगर यहाँ पर बात करें तो जो इस्लामिक स्टेट है, आईएसआई है, उसने यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जो अभी ईरान में अटैक हुआ। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि अभी हाल ही में ईरान में अटैक हुआ है जहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, और उस हमले की जिम्मेदारी आईएसआई ने ली है, आईएसआईएस ने। उसके बाद अब ये भी बताया गया कि जैसे कि वहाँ पर रेड सी में कई सारी कंपनीज़ के जो शिप्स हैं उन पर अटैक हो रहा है, तो ऐसे ही वहाँ पर एक कंपनी है जो कि मेजरली उसके शिप्स रेड सी से होकर जाते हैं, प्लस और भी कई सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने वहाँ से शिप्स निकालने के लिए मना कर दिया है। बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊँ तो आप इस मैप से यहाँ से समझ पाएंगे कि पहले ये शिप्स जो थी वो यहाँ से आती थी। ये आपका रेड सी है, ये है यमन, और यही वो जगह है जहाँ पर हाउथीज़ आपको मिलेंगे, हाउथीज़ मिलिटेंसी जो आपको मिलेंगे। अब आप यहाँ पर इस मैप में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो गैप है वो कितना कम है, और यहीं पर इन पर अटैक्स होते हैं। तो उन कंपनीज़ ने यहाँ पर अब ये कह दिया कि शिप्स यहाँ से नहीं जाएंगी, शिप्स यहाँ नीचे से जाएंगी, अफ्रीका को पूरा क्रॉस करके। अब अगर आपने यहाँ पे वर्ल्ड मैप देखा हो तो आपको पता है कि यहाँ से जो रास्ता पड़ता है वो काफ़ी छोटा पड़ता है अगर हम यहाँ से पूरा अफ्रीका घूमकर आएँ। और जब पूरा अफ्रीका का रास्ता यहाँ से घूमकर आएंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ज़्यादा तेल लगेगा वहाँ से यहाँ तक जहाज़ों में, ज़्यादा तेल लगेगा मतलब ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिसका असर क्या पड़ेगा? जिसका सिंपली ये असर पड़ेगा कि आगे चल के फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं पेट्रोल और डीजल के जो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे ही इसका यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैंने कर रखा हूँ, हाँ आप ज़रा इसे देखिए, इस हेडलाइन को देखिए। यहाँ पर ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने यहाँ पर लिखा था, इसमें लिखा हुआ है कि रेड सी के क्राइसिस की वजह से जो शिपिंग कॉस्ट है वो 60% और इंश्योरेंस 20% तक बढ़ने वाला है। कहने का मतलब कि जहाँ पर भारत में यूरोप से तेल आने में 100 रुपये लगते थे, अगर रेड सी में ये क्राइसिस रहा और शिप्स अफ्रीका से घूम कर आई तो वही तेल अब 160 रुपये का पड़ेगा। तो आप यहीं पे समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर चिंता वाली बात क्यों है और जिस वजह से आज हम इस टॉपिक पर बातचीत करने आए हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर जैसा कि आपको ये अभी बताया मैंने पूरा इसके बारे में कि क्यों वहाँ से अगर घूम कर आए तो क्या क्या लॉस यहाँ पर हो सकता है, वैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमेशा की तरह जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है वो हमेशा अचानक से नहीं होती। धीरे 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 कुछ ऐसी सीढ़ियाँ बनती जाती हैं जो आगे चलकर उस ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं जहाँ से गिरने के बाद बहुत ही तेज आवाज़ आती है। वही यहाँ पर है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में जब इजराइल यहाँ पर बनाया गया। इस इवेंट में कई सारे अरब जो थे उनके बीच में यहाँ पर क्या हो गया, वॉर छिड़ गई। वॉर यहाँ पे क्यों छिड़ गई, मतलब क्राइसिस भी हुए, आगे चल के वॉर्स भी हुई। इनका यहाँ पर कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर ये जो वॉर्स हुई है ना, ये सिंपली इसीलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर ये हमारी ज़मीन थी और आपने हमारी ज़मीन पर किसी और को शरण दी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो इजराइल आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इजराइल को बसाना इंग्लैंड और अमेरिका दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद था, जिस वजह से ये पॉसिबल हो पाया। आप कहेंगे कैसे सर? तो एक बार फिर से ज़रा इस मैप पे नज़र डालिए। इस मैप पे नज़र डालने के बाद आप देख सकते हैं कि इजराइल की ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद लोकेशन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो बाकी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर वो सारी मुस्लिम डोमिनेंट कंट्रीज़ हैं।
दूसरा, अमेरिका का और इन सभी का जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, वो इसी रूट से आता है। तो अगर यहाँ पर इनका एक मित्र देश होगा, एक अलाय कंट्री होगा, तो आप ये मानिए कि यहाँ पर इसको कंट्रोल करने में कितनी आसानी होगी। प्लस अमेरिका अपने यहाँ पर बेस सेटअप कर कर इन सभी देशों पे नज़र भी रख सकता है। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे अच्छे से कि इजराइल का सपोर्ट अमेरिका ने इतना ज़्यादा यहाँ पर क्यों किया। और ये बात बखूबी मिडल ईस्ट वाले जो कंट्री थी वो समझ रही थी, जिस वजह से इस तरह पर यहाँ पर हुआ। इसके रिजल्ट में क्या देखने को मिला? इसके रिजल्ट में 1948-1949 में आपको अरब इजरायली वॉर देखने को मिली। 1967 में वो 6 दिन का युद्ध हुआ था, वो देखने को मिला। और सुइज कैनल क्राइसिस भी आपको 1956 में देखने को मिला होगा। सुइज कैनल क्राइसिस 1956 में, इसका कहने का मतलब ये है सिंपली कि वहाँ पर आगे चलकर जो सुइज कैनाल थी उसको इजिप्ट ने नेशनलाइज कर दिया था, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिस वजह से जो वहाँ से वर्ल्ड ट्रेड होकर जाता है, पूरे दुनिया का व्यापार होकर जाता है, उसमें खतरा मंडरा गया था। दूसरा यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर इसका और रीज़न क्या था, वो था फॉर्मेशन ऑफ ओपेक। ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वो देश जो तेल का उत्पादन करते हैं, उन्होंने आपस में एक ग्रुप बनाया, आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसमें वो ये डिसाइड करते हैं कि तेल के दामों को कितना रखा जाए, उत्पादन कितना किया जाए, कितना ना किया जाए, ताकि जो ग्लोबल ट्रेड सप्लाई है उसको मेंटेन किया जा सके। मतलब कि जो तेल की खपत है दुनिया में, उसको पूरा अच्छे से बढ़िया करके आप कह सकते हैं पूर्ति करी जा सके और हमारा घाटा भी ना हो, इतना प्रॉफिट भी कमा लिया जाए। 1960 में यहाँ पर ये बना था। दूसरा, इसके बाद बात करें तो 6 डे वॉर जो आपको बताया था मैंने, अब यहाँ पर ये जानने वाली चीज़ है। यहाँ पर आप इस मैप को देख सकते हैं, इस मैप में आपको पूरा ये रीजन यहाँ पे दिख रहा होगा। ये है यहाँ पर सिनाई पेनिसुला। सिनाई पेनिसुला मतलब आप देख सकते हैं कि पहले जो इजराइल था, इजराइल पहले यहाँ पर सिर्फ इतना था, ये आप देख सकते हैं इतना। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इजराइल यहाँ पर पहले सिर्फ इतना था। उसके बाद जब ये 6 डे वॉर हुआ तो इजराइल यहाँ से लेके यहाँ तक उसने पूरा कैप्चर कर लिया, प्लस जो गाजा स्ट्रिप थी, वेस्ट बैंक थी, एंड सम लिटिल एरिया ऑफ देयर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर पूरे पे ये कर लिया था। आगे चल के हालांकि इसको बाद में कंप्रोमाइज़ कराकर इस एरिया को छुटवा दिया गया। उसके बाद योम किपुर वॉर 1973 इसमें देखने को मिलती है। इसमें बताया है कि इजिप्ट और सीरिया ने यहाँ पर सरप्राइज अटैक लॉन्च किया था इन दोनों पर, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सीज फायर भी आगे हुआ और इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर इसकी वजह से जो भी हुआ आगे तक इसका असर देखने को मिला। कहते हैं ना, घाव एक बार भर जाते हैं, या फिर घाव जब एक बार लग जाते हैं तो उनको भरने में काफ़ी समय लगता है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें ये बताया कि ईरान इराक वॉर ऑफ 1980, दरअसल ये हुआ क्यों था? क्योंकि जब भी आप मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि अच्छा सिर्फ इजराइल एक तरफ और बाकी देश एक तरफ, इसका मतलब ये नहीं है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस का मतलब यहाँ पर ये भी है कि इजराइल और बाकी देश तो एक तरफ है, मगर जो बाकी देश हैं उनमें भी आपस में अनबन आपको देखने को मिलेंगी। जैसे सऊदी अरेबिया और ईरान हो गया, राइट, इराक और ईरान हो गया, ठीक है ना। दूसरा, इसमें क्या है, ईरान और इराक में 1980 इसमें इनका आपस में वॉर हुई थी 1980 में, जो कि उस समय पर सबसे ज़्यादा लंबी समय तक लड़ाई चली थी 1988 तक। ऐसा क्यों हुआ था? वहाँ पर 1979 में ईरानी रेवोल्यूशन हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिले और आगे चलकर ये जो थी वो लड़ाई देखने को मिली। इजराइल लेबनीज कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल और लेबनान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला 1982 में। दरअसल हुआ ऐसा था कि जो लेबनान की यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन, इसने कोशिश करी इंग्लैंड में इजराइल के एम्बेसडर को मारने की। प्लस इनके आपस में कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, 1982 में यहाँ पर इनके बीच में वॉर हुई। आगे चल के मगर देखने को यही मिला कि इजराइल ने 2000 में काफ़ी ज़्यादा इलाके में लेबनान के वहाँ से अपने ट्रूप्स को हटा लिया था, मगर हाँ आज भी उन्होंने वहाँ पर जो शेबा फार्म्स एरिया है वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बनाकर रखी है। इराक और ईरान के बीच में यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिला, उसके बीच में अगर आप खूब अच्छे से बारीकी से जानना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक बुक भी है जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, द ईरान इराक वॉर। इसे ज़रा पढ़कर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएंगी। गल्फ वॉर आपको देखने को मिलेगा उसके बाद में 1990 से 1991 में। दरअसल ऐसा हुआ था कि जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका यहाँ पर हमेशा कोशिश करता है दूसरे देशों का फ़ायदा उठाने के लिए, ताकि वो खुद को फ़ायदा पहुँचा सके।
दरअसल हुआ ऐसा कि जब यहाँ पर ओपेक बना कि हम एक ग्रुप है जहाँ पर अपना प्राइस, जो तेल का प्राइस है वो हम ही डिसाइड करेंगे, कोई बाहर वाला डिसाइड नहीं करेगा। तो ऐसे में यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो कुवैत है, यहाँ पर कुवैत का नेगोशिएशन चल रहा था यूएस और यूके से, इंग्लैंड और अमेरिका से इसकी बातचीत चल रही थी, जिसमें, और इजराइल से भी, जिसमें अमेरिका, इजराइल और इंग्लैंड, इन तीनों देशों ने कुवैत को मना लिया था कि जो बाकी देश प्राइस दे रहे हैं आप हमें उससे सस्ते में बेच दो। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से यहाँ पर जो इराक था वो काफ़ी ज़्यादा इससे नाखुश हो गया, क्योंकि अब सीधी सी बात है, मेरी दुकान पर कोई चीज़ 80 रुपए की मिल रही है और दूसरा दुकानदार वो 70 रुपए में देने को तैयार है, तो मेरे पास कौन आएगा। यही रीज़न था कि इराक जो था उसने कुवैत पर यहाँ पर इन्वेड किया, उस पर हमला किया, जिसमें आगे चलकर इंटरनेशनल इंटरवेंशन हुए यूएस के द्वारा एंड कोलिशन ऑफ एलाइज। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरवेंशन यहाँ पर अमेरिका ने किया। क्यों किया? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वो अमेरिका ही था जिसने कुवैत को मनाया था कि आप हमें कम प्राइस पे बेचिए, और अगर ऐसे में कुवैत की मदद करने अमेरिका नहीं आता तो आगे चल के जो बाकी देश हैं जो तेल बेच रहे हैं वहाँ पर, उनकी नज़र में जो अमेरिका की जो इमेज है वो आप कह सकते हैं एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह होती, जहाँ पर उसे बहुत अच्छे से विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से उसे इंटरवेन करना पड़ा, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि कुवैत के अंदर से इराक को हटा दिया गया, मगर अभी भी जो सद्दाम हुसैन थे इराक में वो पावर में थे, राइट। उसके बाद 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड देखने को मिला। ऑस्लो अकॉर्ड में एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट था इजराइल और पैलेस्टीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको यहाँ पर आप कह सकते हैं रिजॉल्व किया जाए, पीसफुली किया जाए, राइट। ठीक। सेकेंड इंटिफाडा देखने को मिलता है सेकेंड 2000 में। इसमें क्या होता है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से वायलेंस होने लगता है, आपस में झड़प होने लगती है, जिसमें आप कई सारे सुसाइड बॉम्बिंग्स देखते हैं, टारगेटेड किलिंग्स देखते हैं और मिलिट्री ऑप्शंस भी देखते हैं। दूसरा, अरब स्प्रिंग 2010 और 12 में, इसमें क्या होता है, कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं कई सारे अरब कंट्रीज़ में, जिसमें लीडरशिप और पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिलता है। तो अभी तक आप यहाँ पर अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे टाइम टू टाइम वहाँ पर इतने सारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने सारे जो प्रोटेस्ट हैं वो देखने को मिले। उसके बाद यस, सीरियन सिविल वॉर जो कि 2011 से अभी तक वहाँ पर चल रही है। सीरियन सिविल वॉर, इसमें सीधा है कि सीरियन गवर्नमेंट जो थी वहाँ पर उनके खिलाफ एक सिविल वॉर हुई, उस सिविल वॉर से ही पैदा हुआ यहाँ पर ISIS, राइट। सीरियन सिविल वॉर से पैदा हुआ ISIS, जो कि मिड 2010 से ही इमर्ज हो गया था, मगर जिसे कहते हैं ना कि 2011 में जब हुआ तो उसने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और खुद पावर में आए। उसने इराक और सीरिया की कई सारी टेरिटरीज पर क्या कहते हैं कब्जा कर लिया। इंटरनेशनल एफर्ट, अ कोलिशन लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एम टू डिफीट एंड डिमिनिश द ग्रुप्स इन्फ्लुएंस, जिसको, और यहाँ पर ISIS का जो ग्रुप है इसको कम करने के लिए, इसको हराने के लिए आज भी कई सारे कंट्रीज आपस में आए हैं, मगर उतना सक्सेस अभी हो नहीं पाए हैं जितना उम्मीद थी, राइट। हाँ, और एक चीज़ और, यहाँ पर आपने सोचा होगा वहाँ पे कि जब मैं यहाँ पर सीरियन वॉर की बात कर रहा हूँ, यस, सीरियन सिविल वॉर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ट्रंप क्या कर रहे हैं, ट्रंप की फ़ोटो यहाँ पर क्या कर रही है। इसका सीधा सा मतलब यहाँ पर ये है कि ट्रंप जब इलेक्शंस हो रहे थे वहाँ पर, तो रैलीज़ में उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि ओबामा एंड हिलेरी क्लिंटन टुगेदर मेड दी ISIS। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ना ही स्टडीज क्लासेस कह रहा है, ये खुद ट्रंप कह रहे हैं। आप अगर चाहे तो सर्च कर सकते हैं, जिसमें ट्रंप ये खुद बोल रहे हैं कि जो ISIS है वो खुद अमेरिका ने ही यहाँ पर बनाया है। क्यों बनाया है आप अच्छे से जानते होंगे, जब भी कोई देश उसके कहने पर नहीं चलता है तो वो वहाँ पर जो मिलिटेंसी ग्रुप है उनको सपोर्ट करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। 2020s में रीजन कंटिन्यूज करता है ऑनगोइंग चैलेंजेस फेस करने के लिए, जैसे कि सीरिया, यमन, लीबिया और कई सारे टेंशन्स थे ईरान, सऊदी अरेबिया, अदर रीजनल पावर्स में। मगर इनमें से जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जिसमें सबसे ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला, वो है आपका इजराइल पैलेस्तीन का वायलेंस यहाँ पर, और जिसमें न्यू डायनेमिक्स हमेशा से चेंज होते रहते हैं। कभी पैलेस्तीन की तरफ से कुछ सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है, तो कुछ वहाँ से ऐसा हो जाता है कि इजराइल जो है इन दोनों के बीच में वायलेंस हो जाता है। कभी इजराइल की तरफ से, अब इजराइल जो है वहाँ पर तो चाह कर भी आप सॉफ्ट कॉर्नर नहीं अपना सकते, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी इजराइल में इलेक्शंस होते हैं और वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर आता है, अगर वो पैलेस्तीन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है कि देखो
हम वॉर में नहीं, हम इनसे बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो मतलब नहीं जीतेगा यहाँ पर। खुद वहाँ की जनता ये चाहती है कि पैलेस्तीन के साथ हम पीस टॉक्स यहाँ पर नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ऑफ द परसेप्शन, एक मानसिकता वहाँ पर बनी हुई है, वो ये कि इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, राइट? दूसरा, जो अर्ली अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट थे यहाँ पर, उसमें हमने कई सारे सीरीज ऑफ मिलिट्री इंगेजमेंट्स देखे, पॉलिटिकल टेंशन्स देखी, जो कि इसराइल के बनने के बाद मतलब 1948 से यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस थे यूनाइटेड नेशन के अप्रूवल के, मतलब 1947 में जब यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हम वहाँ पर इसराइल स्टेट बनाएंगे, तभी से इसके ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलने लगे, आपस में जो फ्रस्ट्रेशन था वो देखने को मिलने लगा। तो बात करते हैं कि इतना सब कुछ जानने के बाद कि अभी करंट में वहाँ पर कितने मिडिल ईस्ट के यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक बात बता दूं, ये वीडियो आज काफ़ी छोटी रहने वाली है, मुश्किल से 20 या 22 मिनट की रहने वाली है। ओके, तो करंट कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर जो है वो है कि 2023 में अभी जो इसराइल हमास का चल रहा है, राइट? 2023 में ही जो इसराइल लेबनान के बीच में चल रहा है। अब इसमें अगर आप बात करें इसराइल लेबनान के बीच में, तो आज अभी हाल ही में ये खबर आई है कि इन दोनों के कंट्रीज़ के बीच में आपस में रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, मतलब प्रेशर वहाँ पर भी है। और कल या परसों के ही न्यूज़ आर्टिकल में अभी आया था जिसमें ये बता रहे थे कि क्या इसराइल 2 फ्रंट पे लड़ने की तैयारी कर रहा है, एक तरफ हमास गाज़ा में और दूसरी तरफ लेबनान से, ठीक है? उसके बाद इराकी इंसर्जेंसी विद ISIS 2017 से वहाँ पर जो इंसर्जेंसी चल रही है वो, राइट? हाउथीज जो कि यमन में कंट्रोल करते हैं। अब सीधा सा जैसे कि यहाँ पर मैं अगर शायद एक मैप होगा अभी उसमें दिखाऊंगा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यस। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिलिटेंसी है, अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि सर अगर ग्लोबल ट्रेड से यहाँ पर इतना ही नुकसान होने वाला है तो जो बाकी देश है वो यहाँ पर इस यमन में इस मिलिटेंसी को ख़त्म क्यों नहीं कर देते, जबकि हमारे पास तो इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है। आपका कहना तो सही है, मगर कभी कभी कहते हैं ना कि जो कहते हैं वो हो नहीं सकता। उसका रीज़न यहाँ पर यह है कि जब भी आप किसी से वॉर पे जाते हैं, राइट, तो एक आर्मी से लड़ना आसान है मगर एक टेररिस्ट से लड़ना आसान बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप आर्मी से लड़ते हैं तो आपको पता है कि आर्मी मैन और सिविलियन में डिफरेंस क्या है। आर्मी मैन आपको ड्रेस में देखेंगे, राइट? जब भी यहाँ पर मैं टेररिस्ट की बात कर रहा हूँ तो क्या टेररिस्ट कोई ड्रेस पहन के घूमते हैं? वो तो सिविलियंस के बीच में घुसते भी हैं, पता ही नहीं चलता कौन सिविलियन है कौन टेररिस्ट है। प्लस यहाँ पर जो मैं यमन में इन ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा यमन ही मतलब वहाँ पे टेररिस्ट है। वहाँ पर भी ऐसे ही ज़िंदगी चलती है जैसे हमारे यहाँ पे चल रही है। रोज़ अपने काम पे जा रहे हैं लोग, कोई स्कूल जा रहा है, कोई टीचर है, कोई पढ़ाने जा रहा है, वहाँ पर भी ऐसी ही ज़िंदगी चल रही है। उनके बीच में ये टेररिस्ट छुपे हुए हैं। अब आप बताइए, उनके बीच में जब ये टेररिस्ट छुपे हुए हैं और एक साथ मेजर एक्शन लिया जाए तो कितनी कम पॉसिबिलिटी है कि एक भी सिविलियन की डेथ ना हो। और जब भी एक भी सिविलियन की डेथ होती है तो ह्यूमन राइट्स वाले तो आपको पता ही है। इस वजह से यहाँ पर इस इंसर्जेंसी को अभी यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हम नहीं कर पाए हैं। दूसरा, अब इसके बाद हम आते हैं कि ये तो आपने देख लिए कि जो कंट्रीज़ के बीच में क्राइसिस है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि वहाँ पर जो मिलिटेंसी फैली हुई है। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर एक मिडिल ईस्ट की कंट्री में आपको कोई ना कोई मिलिटेंट ग्रुप मिलेगा। ऑलमोस्ट, नॉट इन एवरी कंट्री बट ऑलमोस्ट, लगभग हर देश में, सभी में नहीं, लगभग हर देश में। इसमें भी आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड का डेडलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट आपको यहाँ मिलेगा, अल कायदा, जिसने अपनी प्रेजेंस बढ़ा ली है गल्फ में। दूसरा, स्टेट स्पॉन्सर्ड शिया थ्रेट नेटवर्क्स, ग्रुप्स, सेल्स, लेबानीज हिजबुल्ला जो कि ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, और हाउथीज जो कि ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर सिंपल सा रीज़न ये है कि सर जब इतने सारे यहाँ पर ये है मिलिटेंसी हैं, स्पेशली द हाउथीज जो यहाँ पर यमन में है, क्या उससे इंडिया के ऊपर कोई असर पड़ेगा? देखिए, इसके कई सारे जो एनालिस्ट हैं जो चीज़ों को एनालाइज करके अपने आर्टिकल लिखते हैं, उन्होंने ये कहा कि इस पर इंडिया के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। आप कहोगे सर ये जो एनालाइज करने वाले हैं इनके कहने से क्या ही होता है, मतलब एक आदमी कुछ भी सोचेगा और लिख देगा और वही होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना,
वो अपनी स्ट्रेटेजी इन एनालिसिस के आर्टिकल्स को देख के करती हैं। शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो इन एनालिसिस के द्वारा ही डिसाइड होता है। कहने का मतलब जो बड़े बड़े देश हैं जो यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी बना रही हैं वो इन एनालिसिस को देखकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाती हैं। तो कभी भी ये जो एनालिस्ट आते हैं ना यहाँ पर एनालिसिस, इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि इन एनालिसिस को देखकर जो बड़े बड़े एनालिस्ट लिखते हैं उनको देखकर ही यहाँ पर सब कुछ होता है, राइट। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एनालिस्ट जो लिखते हैं वो बेकार का है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उन एनालिस्ट ने यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया पर इसका असर नहीं पड़ेगा। उसका एक रीज़न है, रीज़न उसका ये है कि हाउतीस यहाँ पर जो है इनको सपोर्ट दिया जाता है ईरान के द्वारा, राइट। और आपको पता होगा कि ईरान और रशिया के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और अभी इंडिया और रशिया के रिलेशंस भी अच्छे हैं। अब अगर हाउतीस इंडिया पे अटैक करती हैं, राइट, तो ईरान को ये डर भी होगा कि इंडिया जो कि रशिया का अलाई है उस पर अटैक किया तो कहीं रशिया हमसे दूर ना हो जाए। एक तो वैसे ही पूरी दुनिया ने हमें अलग कर रखा है, ऊपर से एक देश जो हमारा साथ देता है रशिया, वो भी इंडिया पे अटैक करने की वजह से हमसे दूर चला गया। तो यहाँ पर ये एक रीज़न हो सकता है कि ईरान जो है वो हाउती से ये कहे कि देखो अटैक करो मगर अभी इंडिया पे मत करो, राइट। क्योंकि सिंपली यहाँ पर ये अटैक क्यों किए जा रहे हैं, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक होने में और दूसरा होने दिखाना, इसमें फ़र्क होता है। हाउतीस वहाँ पर हैं, अब वो दिखा रहे हैं कि हम वहाँ पर हैं, और यकीन मानिए जिस दिन बाकी देश मिलकर हाउतीस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हाउतीस के यहाँ पर जो मुखिया हैं, उनसे बातचीत करने चले गए, इसका मतलब ये कि वहाँ उस एरिया में डोमिनेंस हाउतीस का है, ये कंफर्म हो गया। क्योंकि बातचीत हमेशा उसी से करी जाती है जिससे लड़ना कठिन हो। जिसको आप 2 मिनट में हरा सकते हैं उससे कभी बातचीत नहीं करी जा सकती। ये जियोपॉलिटिक्स का बहुत ही आसान नियम है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो इसके रिस्पांस में जो कई सारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, प्रोडक्ट टेररिज्म है, वहाँ पर प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। इनको रोकने के लिए एक बढ़िया सी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, प्लस हमारे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए यहाँ पर, ताकि हम इनके सपोर्ट बेस को यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें, राइट। रेड सी क्राइसिस अभी वहाँ पे चल रहा है, इसके बारे में भी हम अच्छे से जानते होंगे कि 2023 में इजराइल हमास वॉर, जिसकी वजह से वहाँ पर जो दूसरे मिलिटेंसी ग्रुप्स हैं जो कि बाकी कंट्रीज़ में है, वो पैलेस्तीन के सपोर्ट में, हमास के सपोर्ट में आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हाउती मूवमेंट इन यमन, और जिसने इजराइल के अगेंस्ट में टारगेट जो मिसाइल्स थी वो लॉन्च करी थी। 6 दिसंबर को हाउतीज मूवमेंट ने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की इजरायली मिलिट्री पोस्ट की तरफ, और उसी दिन जो यूएसएस मासून था उसने एक ड्रोन जो था उसको शॉट डाउन कर दिया यमन का। अब ये था ये यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का था, जो रेड सी में डिप्लॉय थी वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी के लिए इजराइल की, बाकी देशों से और बाकी मिलिटेंसी से। 26 दिसंबर 2023 को हाउतीज यहाँ पर ड्रोन अटैक कैरी करते हैं कई सारे पार्ट्स में इजराइल के, जिसमें से अमेरिका 12 ड्रोन्स को यहाँ पर गिरा देता है, और टारगेटिंग इजराइल ओवर रेड सी, जो कि रेड सी के ऊपर से आ रही थी यहाँ पर। अब ये वो बात करते हैं कि जो हाउतीज ग्रुप है जो अटैक कर रहा है, उन्होंने अकेले दिसंबर के महीने में किन किन शिप्स पर यहाँ पर अटैक किया है। आप देख सकते हैं हांगकांग, सिंगापुर, पनामा, लाइबेरिया की 2 शिप्स, पनामा, गैबॉन, पनामा, नॉर्वे, इन सभी को अलग अलग तारीखों पे यहाँ पर अटैक किया है, अलग अलग तरीके से। जैसे कभी बैलिस्टिक मिसाइल, कभी एंटी शिप मिसाइल अटैक, कभी नेवल मिसाइल अटैक, कभी ड्रोन स्ट्राइक, ठीक। प्लस ये 3 शिप्स और हैं भी यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जो कि ये जो रेड सी एरिया है, ये एक मिनट जो कि रेड सी एरिया है, ये यहाँ पर आपने देखा होगा इसने अटैक किया है। दूसरा, उसके बाद अभी इस आर्टिकल को मैंने आपको बताया ही था यहाँ पर कि ये रेड सी क्राइसिस की वजह से जो शिपिंग कॉस्ट है वो 60% और इंश्योरेंस कॉस्ट 20% यहाँ पर बढ़ सकती है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्लूजन में ये जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है जो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है मिडल ईस्ट में, पर्टिकुलरली इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, सीरियन कॉन्फ्लिक्ट, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं जिनके लिए हमें रिक्वायर करना पड़ेगा एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही डीप एनालिसिस की ज़रूरत है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, राइट। दूसरा, हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि यहाँ पर इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है कि क्यों वहाँ पर दूसरे लोगों को आने दिया, उसके लिए यहाँ पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको बढ़ावा देना होगा कि आप दोनों आपस में बातचीत में बात करें।
एडिशनली जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं गाज़ा में, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गाज़ा में आपको पता है लोग वहाँ पर जो रह रहे हैं उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बदतर कंडीशन है। दूसरा, इसके बाद डीलिंग विद मिलिटेंसी, मिलिटेंसी से डील करने के लिए वहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा पूरा मिलिट्री का, इंटेलिजेंस का, कि आपस में जितने भी देश हैं वो एक साथ हैं, राइट। ग्रोथ इन एंड प्रोस्पेरिटी टुगेदर। दूसरा, इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए, मिलिट्री एक्शंस को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जिसकी लिए आपको ज़रूरत है कि आप दूसरे देशों की मिलिट्री के साथ प्रैक्टिस करें, जिसे आप ड्रिल्स कहते हैं, राइट। साइमल्टेनियसली आपको रूट कॉज पता करना पड़ेगा कि आखिर में ये क्यों हो रहा है, इसके मतलब मिलिटेंसी के कॉजेस क्या हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, ये सभी वो रीजंस हैं जो मिलिटेंसी को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि इमैनुअल मैक्रोन ने, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा था कि इजराइल को हमास को हराने के लिए करीब सालों लग जाएंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि देखिए इजराइल जिस तरीके का वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा है, राइट, वहाँ पर बच्चे भी मर रहे हैं, किसी के फैमिली मेम्बर्स भी मर रहे हैं, तो इसके भी यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस हैं कि जिसके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर ख़त्म हुए हैं वो आगे चल के हमास को ज्वाइन कर ले। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? से फॉर एग्जांपल किसी का छोटा बच्चा मर गया तो इजरायली फोर्सेस के अगेंस्ट उसका गुस्सा आएगा और उस गुस्से को वो क्या करेगा, वो हमास को ज्वाइन करेगा उनसे लड़ने के लिए। तो ये रीजंस भी हैं यहाँ पर जो मिलिटेंसी को बढ़ावा देते हैं। दूसरा, इसके बाद इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी कोई बड़ा इशू है उसे आप अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, आपको बाकी देशों के साथ अपने डायलॉग्स बढ़ाने होंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराना होगा, ग्लोबल पावर्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो, मगर कोई एक्सटर्नल पावर, कोई दूसरा देश उस कॉन्फ्लिक्ट का ना फ़ायदा उठा ले अपने लिए। उसके बाद एट लास्ट यहाँ पर हम बात करेंगे ह्यूमैनिटेरियन एड। बिल्कुल सही बात है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं इस क्राइसिस में, उनको वहाँ पर एक्सेस टू फूड, खाना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ वो अच्छे से प्रोवाइड कराई जाए। प्लस वहाँ पर जितने भी जो क्रॉस फायर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनमें जो सिविलियंस जिनको ये सहना पड़ा यहाँ पर जो कुछ भी, उनके यहाँ पर कॉजेज़ को काफ़ी ज़्यादा कम किया जाए, उनको मदद प्रोवाइड यहाँ पर कराई जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, छोटा सा ही वीडियो था आज का ये, ताकि आपको पूरा सा अच्छे से इसमें पता चल सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले संडे को। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।